नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हमारी शतकों के शतक की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आज जो हमारी सब्जेक्ट यानी टॉपिक है भारत का भूगोल, इस विषय से संबंधित 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लेकर हम सामने हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तरों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आपसे साझा करते चलेंगे, जिसको आप अपने नोटबुक में नोट करके आगामी परीक्षाओं के लिए रिवीजन का एक सशक्त माध्यम बना सकते हैं, जो आपकी सफलता में बूस्टर डोज साबित होगा और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी सफलता के कारवां को आगे बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, सीधा हम शुरू करते हैं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। भारत और विश्व के भूगोल, चूंकि हमारा जो भारत का भूगोल है वो कहीं ना कहीं विश्व भूगोल के सिद्धांतों से चलता है, तो भारत और विश्व के भूगोल को हम साथ साथ सैद्धांतिक रूप से पढ़ेंगे और कुछ व्यवहारिक रूप से भी उन तथ्यों को जानेंगे। तो ये जो प्रश्न की सीरीज है, हम सीधे चलते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न कहा गया है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल क्या है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, सौर मंडल, हमारा जो पृथ्वी है, ग्रह है, और उसमें हम मानव, इसकी संरचना, उद्भव, जैव विकास कैसे हुआ, तो एक सिद्धांत आता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में ये कहा गया है कि सूर्य के कारण यानी सूर्य से किसी ब्रह्मांडी घटना हुई और अनेक खगोलीय पिंड बने, उन्हीं में से एक थी पृथ्वी, और बाद में कई रासायनिक परिवर्तनों के कारण पृथ्वी गर्म गैसों के गोले से ठोस चट्टान की भांति बनी और फिर वायुमंडल का निर्माण हुआ और जाकर फिर वर्तमान जीव जगत अस्तित्व में आया, जिसमें जैव विकास की कड़ी में हमारा जो मानव होमो सेपियंस, इसकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है। वर्तमान में जो आधुनिक मानव है उसको होमो सेपियंस कहते हैं, और एक आदि मानव से लेकर वर्तमान तकनीकी मानव में तब्दील होने वाला हमारा जो जैव विकास है उसको हम देख सकते हैं। तो भूगोल से संबंधित जो ये कृष्ण विवर है, ये पॉइंट, ये शब्द क्या बताता है, ब्लैक होल क्या है, इन चार तथ्यों में से एक कोई सही इसकी व्याख्या करेगा। उसमें आप सीधा से देखें, एक विशाल कृष्ण तारा जिसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण शून्य है, एक तारा जो अपने आप में टूट गया है जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण शून्य है। तो इन चारों तथ्यों को पढ़कर आपको ये लगा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ब्लैक होल जो है एक पिंड है। ठीक, क्या है? एक पिंड, खगोलीय पिंड। जिस तरह पृथ्वी, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये ग्रह हैं, उसी तरीके से ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल है वो एक ऐसा पिंड है जिसका घनत्व ज्यादा है। घनत्व इतना ज्यादा है कि यहाँ प्रकाश भी पहुंचेगा तो वो भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश को भी ये आकर्षित कर लेता है और कहीं जाने नहीं देता, इसीलिए इसको काला कृष्ण छिद्र कहा गया है। ठीक, ब्लैक होल कहा गया है। और ये इसका आंसर व्याख्या करेगा कि एक ऐसा विशाल कृष्ण तारा है जिसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण शून्य है। मतलब इसका इतना गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है कि प्रकाश तक भी आकर्षित हो जाता है और यहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता, इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड में ब्लैक होल क्या व्याख्या करता है? अति उच्च घनत्व की और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करता है। जिसका घनत्व ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण छिद्र पहले स्टेटमेंट को कवर करता है और उसकी व्याख्या करता है, परिभाषित करता है। आगे बात करेंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान तो हमारे पर्यटन के स्थल होते हैं, जहां एक पर्यटक वहां की खूबसूरती को देखने के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के साथ वन्य जीवों को देखने के लिए जाता है। ठीक, तो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सरकार के द्वारा, हमारे भारत में भारत सरकार के द्वारा अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। क्यों स्थापित किए जाते हैं? क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके, और ये राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित रहते हैं। ठीक, इसका जो प्रबंधन है, संचालन है, संरक्षण है, केंद्र सरकार करती है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी जाती है वो राज्य सरकार के अधीन कर दी जाती है। अर्थात संबंधित राज्य में यदि नेशनल पार्क हैं तो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार संबंधित राज्य जो है, राज्य सरकार जो है उसका संरक्षण संवर्धन करने का काम करेगी, और निर्देशानुसार
संचालन वित्तीयन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। और जो अभ्यारण्य होते हैं, अभ्यारण्य का संबंध संरक्षण राज्य सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ बेतला, भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, 100 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं, 500 से ज्यादा अभ्यारण्य हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय उद्यान बेतला कहाँ है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। और झारखंड में कहाँ है? पलामू जिला में। तो झारखंड में पलामू जिला में इसको पलामू राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पलामू हजारीबाग झारखंड में है, और वहीं बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी पलामू नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रामपुरा आगुचा राजस्थान किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों, ये जो रामपुरा आगुचा राजस्थान, ये स्थान का नाम है। रामपुरा आगुचा क्या है? राजस्थान में एक स्थान का नाम है, और ये जो स्थान है किसी कारण फेमस है, इसको बताना है किस कारण फेमस है। इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन से आप सही गेस करें। तो ये जो रामपुरा आगुचा है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, और राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है, यहाँ जस्ता और जिंक यानी जस्ता को जिंक ही कहते हैं, जिंक और सीसा इन दोनों की खदान है। ठीक है, जिंक और शीशे की क्या है? खदान है। रामपुरा आगुचा में, ये राजस्थान में है, तो शीशे की खदान के लिए फेमस है, जिंक के उत्खनन के लिए फेमस है, और यहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा कारखाना भी लगाया गया है उत्खनन के लिए। तो शीशा और जिंक दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो कानन देवन चाय बागान क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, कानन देवन चाय बागान, ठीक, चाय बागान, चाय कैसी फसल है? चाय एक बागवानी फसल है। ठीक, जिन फसलों के उत्पादन के लिए बागान बनाए जाते हैं, ठीक, बागवानी की जाती है, उन फसलों को हम क्या कहते हैं? बागानी फसलें। ठीक, जैसे अंगूर की खेती है, चाय की खेती है, इनको हम बागानी फसलों के अंतर्गत रखेंगे। तो चाय बागान क्षेत्र कानन देवन कहाँ स्थित है? तो कानन देवन चाय बागान क्षेत्र जो है स्थित है ये केरल में। ठीक है, कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कानन देवन चाय बागान क्षेत्र कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य में ये क्षेत्र आपको मिल जाएगा। केरल और आसाम, यहां भी चाय का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें, एक मिनट, यहां एक क्वेश्चन, दीपोर बील झील किस राज्य में अवस्थित है? तो दीपोर बील झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो बताइए आप इसमें से, दीपोर बील झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? दीपोर बील झील एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, और ये स्थित है असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, दीपोर बील झील कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, और एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये मीठे पानी की झील है, असम में स्थित है। असम कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। किस जलमंडल आरक्षित क्षेत्र में से इसमें मिलान करना है कि कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों, इसमें से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जहां वहां की प्राकृतिक संपदा को, वहां के वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया जाता है जैव बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में। ठीक है, तो इसका उदाहरण जो दिया हुआ है उनका मिलान करना है उत्तर से दक्षिण मतलब भारत में, भारत जैसे भारत की अगर हम मैप की बात करें तो भारत में ये जो जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड के बाद ये जो क्षेत्र है, इसके बाद ये सिक्किम है, ये पूर्वोत्तर भारत है, फिर ये पूर्वोत्तर भारत के रूप में यहाँ पास हम आएंगे तो राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद ये पश्चिम गुजरात हो गया, गुजरात के बाद ये दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया। अब यहाँ दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों को मिलाकर यहाँ पास ये बांग्लादेश राष्ट्र हो गया, अब यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया। इस तरीके से भारत बन गया। तो इस भारत में हमें बताना है कि
ये जो जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र है उत्तर से दक्षिण, मैप में ऊपर की दिशा उत्तर कहलाती है, नीचे दक्षिण कहलाती है। तो इसमें से मिलान करना, नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है, ठीक है। कहाँ है ये? उत्तराखंड में। तो ये तीसरा हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कंचनजंगा, ये चौथा ऑप्शन है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। तो कंचनजंगा कहाँ होगा? सिक्किम में। तो सबसे उत्तर में क्या है? सबसे उत्तर में है नंदा देवी। पहला क्या होगा? नंदा देवी। इसमें तीसरा कौन सा है? ये वाला। फिर चौथा नंबर नंदा देवी, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर चौथा। फिर आएगा अगस्त्यमाला और शेषाचलम। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अगस्त्यमलाई जो रिजर्व है वो तमिलनाडु केरल के पास है, चौथा नंबर है। तो सबसे दक्षिण में कौन है? चौथा नंबर अगस्त्यमलाई, यानी दूसरा नंबर वाला। तो ये अगस्त्यमलाई सबसे दक्षिण में है। तो दो ऑप्शन इसमें लास्ट में होगा, यानी ये वाला सही ऑप्शन है। तो सबसे उत्तर में नंदा देवी उत्तराखंड में, उसके बाद दक्षिण में यानी दिशा अगर माने तो कंचनजंगा सिक्किम में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, और फिर तमिलनाडु में अगस्त्यमाला, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बोध घाट परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो दोस्तों बोध घाट परियोजना जो है इनमें से किस नदी पर बनाई जा रही है बताएं? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी में बोध घाट परियोजना बनाई गई है, ठीक। बोध घाट परियोजना, बोध घाट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और इसमें 300 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य है। सिंचाई तो होगी ही होगी, बिजली भी बनेगी, और वह लक्ष्य 300 मेगावाट का है। और यह बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पर बनाई गई है। इंद्रावती नदी कहां से संबंधित है? तो ओडिशा राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्रफल, एरिया, ठीक। तो ज्योग्राफिकल एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? इनमें से सबसे बड़ा जिला है कच्छ। कच्छ जिला किसमें है? गुजरात में है। और ये गुजरात में कितने किलोमीटर है? लगभग 44,000 किलोमीटर प्लस। तो 44,000 वर्ग किलोमीटर प्लस इसका क्षेत्रफल है। 44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका क्या है? एरिया, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है? 44,000 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला, ठीक है। कच्छ कारण कच्छ का दलदल क्षेत्र प्रसिद्ध है आपको। 1965 का भारत पाक युद्ध भी उसी क्षेत्र में अधिकार को लेकर हुआ था। लेह कहाँ है? लेह लद्दाख की राजधानी है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। और यह लेह जो है, लद्दाख जो है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र एरिया वाइज, लेकिन जिला पूछे तो कच्छ का जिला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जिलों की दृष्टि से हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। तो राज्य अगर पूछे सबसे बड़ा तो राजस्थान, और राजस्थान के बाद कौन आएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। और फिर महाराष्ट्र। तो प्रथम 3 राज्य हो गए मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक साथ थे, यानी 2000 के पहले, सन 2000 के पहले, तब पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। जब छत्तीसगढ़ बट गया सन 2000 में, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बन गया, तब मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया, पहला हो गया राजस्थान, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख खनिज नहीं है? तो प्रमुख खनिज कौन सा नहीं है तो बताइए। इसमें से क्रोमाइट क्रोमियम के लिए, काइनाइट, सिलिमेनाइट, ये तीनों खनिज जो है उत्खनन किए जा रहे हैं। बेंटोनाइट भी उत्खनित किया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार द्वारा ठीक है, सरकार द्वारा 2015 में क्या घोषित किया गया? घोषित लघु खनिज, क्या है ये? लघु खनिज है। तो लघु खनिज घोषित किया गया है बेंटोनाइट को लघु खनिज घोषित किया गया है। और बाकी ये तीनों जो है प्रमुख खनिज हैं, प्रमुख खनिज बाकी तीनों हैं। बेंटोनाइट को सरकार द्वारा 2015 में लघु खनिज मतलब गौण खनिज के रूप में घोषित किया गया है, मतलब ज्यादा महत्व का नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है, भारत धर्म व अध्यात्म का देश है, और भारत आदिवासी समूहों की जननी है। भारत मानव की शरण स्थली रहा है। भारत मानव की उत्पत्ति की जननी जन्मभूमि रहा है। तो जो आदिवासी जनजाति है, जो भारत के आदि पुरुष हैं, आदिम समूह हैं, वो कहां कहां निवास करते रहे? पूरे क्षेत्रों में लगभग रहे। उन्हीं में से एक क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, और ये क्या है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली है, दिल्ली। ठीक, अब यहाँ पूछ रहा है कौन सी जनजाति निवास नहीं है? तो वहां जनजाति जो निवास करती है वो हालचू करती है, ओंगे करती है, सोमपेन करती है, सेंटिनलीज करती है। सेंटिनलीज जनजाति, ओंगे जनजाति, जारवा जनजाति, ठीक, सोमपेन जनजाति, हालचू जनजाति, सोमपेन जनजाति, सेंटिनलीज, जारवा, ये जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हैं। लेकिन रेंगमा जनजाति जो है नागालैंड की है, नागालैंड की और मिजोरम मणिपुर के आसपास की, मुख्य रूप से नागालैंड में निवास करती है रेंगमा जनजाति। ठीक, तो रेंगमा जनजाति नागालैंड की मुख्य जनजाति है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास नहीं करती है रेंगमा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सी नहीं है? रेंगमा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर रेंगमा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां है? ठीक, तो बताएं आप इसमें से भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है? तो ट्यूलिप गार्डन जो होता है फूलों का बगीचा, ठीक है, फूलों का बाग। तो सबसे बड़ा फूलों का बाग भारत में कहां है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कहां है? श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर में कहां? श्रीनगर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में कहां स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, वरुण ग्रह सौरमंडल का, वरुण ग्रह जो है सौरमंडल का एक ग्रह है, और यह सौरमंडल का 8वां ग्रह है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? 8वां ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? 8वां ग्रह है। वर्तमान में सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह अधिसूचित हैं। प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया है। ठीक है, प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया है। यदि आप हायरार्की की बात करें तो सबसे बड़ा होता है क्या? ब्रह्मांड। ठीक, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में क्या है? ब्रह्मांड है। उसके बाद क्या आता है? आकाशगंगाएं। ठीक है, आकाशगंगा जिसको हम कहते हैं गैलेक्सी, क्या कहते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी को क्या कहते हैं? निहारिका। ठीक, तो सबसे बड़ा क्या होता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में असंख्य तारे, असंख्य सौरमंडल अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उसकी यूनिट होती है गैलेक्सी। गैलेक्सी में कई सारी गैलेक्सी हैं, जिनमें से एक गैलेक्सी है निहारिका, आकाशगंगा, हमारी सौरमंडल की। और इसमें होता है सौरमंडल। सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं ग्रह, उपग्रह, ये सब समूह आते हैं। तो हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है वो है आकाशगंगा। आकाशगंगा किसमें है? सौरमंडल में है। और सौरमंडल जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा में है। आकाशगंगा जो गैलेक्सी है वो अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में है, और कई कई ऐसी सारी तारों का समूह है। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 9वें ग्रह के प्लूटो को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि इसकी कक्षा अन्य ग्रह की कक्षा को काटती थी, और ये अपना गोल स्वरूप भी धारण नहीं कर सका। अत्यधिक दूर होने के कारण इसको बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। पूछा जा रहा है कि वरुण ग्रह की खोज किसने करी थी? तो वरुण ग्रह की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जोहान गाले। विलियम हार्सेल ने 1781 में खोज करी थी अरुण ग्रह की, और क्लाइड टॉम्बे जो थे ये 1930 में प्लूटो की खोज किए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे,
इन तीनों विद्वानों के नाम, वैज्ञानिकों के नाम, ये टाम्बे जो हैं प्लूटो की खोज करता है, जहान गाले वरुण की, और विलियम हर्शेल अरुण ग्रह की। अरुण ग्रह शुक्र ग्रह की भांति पृथ्वी जो ग्रह सूर्य का चक्कर है वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, जबकि बाकी सभी ग्रह जो है इसके चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। अब एक प्रश्न पूछा गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कि मानचित्र पर समान दबाव वाले क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो मानचित्र में जो समान तापमान हो, समान दाब हो, ऐसे स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा बनाई जाती है उसको आइसोबार कहते हैं। और बार क्या है? दबाव का मात्रक है। तो आइसो मतलब होता है समान, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोबार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुर्बलतम मंडल पृथ्वी के किस परत पर पाया जाता है? तो जो दुर्बलतम मंडल है ये किस परत पर पाया जाता है बताएंगे। दुर्बलतम मंडल होता क्या है? दुर्बलतम मंडल एक ऐसा मंडल है जो कमजोर होता है ना। कमजोर कैसे होता है? इसमें जो ऊपर की चट्टान है वो नीचे की द्रवित चट्टान पर तैरती रहती है, यानी फिसलती रहती है। तो ये जो है फिसलन होगी और ये द्रवित रूप में प्लास्टिक अवस्था में नीचे की परत होगी। तो हमारी जो पृथ्वी है इसका जो सबसे ऊपर का भाग है भूपर्पटी है और इसके बीच का भाग प्लास्टिक अवस्था में है, और यही जो चट्टान स्थल मंडल स्थित है वो इस प्लास्टिक अवस्था के ऊपर तैरता है यानी फिसलता है, उसी को हम कहते हैं दुर्बलतम मंडल। और यह किस परत में पाया जाता है? तो मेंटल में पाया जाता है। कैसे? सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, उसके बाद होता है मेंटल, और सबसे जो अंदर होता है नीचे उसको कहते हैं क्रोड। तो जो बीच की परत है मेंटल वो दुर्बलतम मंडल में है और यह तैरती रहती है नीचे की प्लास्टिक अवस्था की सतह पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटल। आगे बात करते हैं भूकंप की विनाशक तरंगें क्या होती हैं। तो दोस्तों पृथ्वी में भूकंप कब आता है? पृथ्वी में एक भूगर्भिक हलचल होती है। ठीक, भूगर्भिक हलचल में पृथ्वी जिन चट्टानों से मिलकर बनी हुई है उसमें अंदर के ताप के कारण, दाब के कारण कई घटनाएं होती हैं और उन रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों में परिवर्तन होता है, यानी सिकुड़न होता है, वलन होता है, मुड़ाव पड़ता है, जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। और इस भूकंप के कारण कई सारी तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसमें से प्रमुख तरंगें होती हैं 3 PSL। P होती है प्राइमरी तरंगे, कहीं भूकंप आएगा तो सबसे पहले यही तरंगे पहुंचती हैं। ठीक है, ये स्थल जल दोनों भागों में जाती हैं। सेकेंडरी तरंगे केवल ठोस भाग में पहुंचती हैं और एल तरंगे धरातली स्थान पर पहुंचती हैं। और ये कैसी चलती हैं? ये चलती हैं जिग जैग। ठीक है, तो इसके कारण ये जिग जैग तरीके से चलती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। एल तरंगों को लव तरंगे भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज HD लव नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी हैं? एल तरंगे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो सरंध्र चट्टानें किसे कहते हैं? तो ऐसी शब्दावली जो भूगोल से संबंधित है और आपको समझ में न आए तो इसको संधि विच्छेद करके देखें, शब्द को तोड़ करके देखें। स मतलब होता है और र मतलब क्या होता है? तो स मतलब सहित और रंध्र का मतलब होता है छिद्र। तो ऐसी चट्टान जिसमें छिद्र हो, ठीक है, उस छिद्रित चट्टान को हम क्या कहेंगे? अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं। इनमें से पानी ऊपर से परत होकर नीचे तक जा सकता है जमीन के अंदर। तो कोयला वगैरह इस चट्टान में पाया जाता है। ठीक, आग्नेय चट्टानें सबसे कठोर चट्टानें होती हैं, इसीलिए जिस जमीन में आग्नेय चट्टानें होंगी वहां आप बोरिंग कितना भी गहराई में करेंगे पानी नहीं मिलने वाला। और अवसादी चट्टानें जहां होती हैं वहां कोयला आदि परतों आदि खनिज पाए जाते हैं और इन्हें ही सरंध्र चट्टानें कहते हैं, मतलब ऐसी चट्टानें जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट का रूपांतरण किस चट्टान में होता है? किस चट्टान में होता है ग्रेनाइट का? तो आपको पता होगा कि हम 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ते हैं। एक होती है आग्नेय, एक होती है अवसादी और एक होती है कायांतरित। इन चट्टानों का जो रूप है, जो उत्पत्ति है, उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है।
आग्नेय चट्टानें पृथ्वी की सबसे प्रारंभिक चट्टानें सबसे कठोर होती हैं। इनका जब अपरदन होता है तो अवसादी चट्टानें बनती हैं, और जब आग्नेय और अवसादी दोनों में ताप और दाब की गंभीर परिस्थितियां होती हैं तो ये जाकर और भी नई चट्टानें बना देती हैं, जिससे कायांतरित बनती है। इसी का उदाहरण है हीरा। ठीक, हीरा जो है कायांतरित चट्टान है, संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान है, और ये अत्यधिक कठोर भी होती हैं। अवसादी चट्टानें नरम होती हैं, यहीं पेट्रोलियम वगैरह कच्चा तेल मिलता है। तो ग्रेनाइट जो है बदलती है जब कायांतरित में, तो उसको क्या कहते हैं, तो ग्रेनाइट जब कायांतरित में बदलती है उसको हम कहते हैं नीस, और स्लेट जब बदलती है उसको हम कहते हैं, ये स्लेट जो है सैल से बदलती है, सैल से क्या बनता है, स्लेट, और स्लेट से क्या बनता है, फाइलाइट। तो इस तरीके से चट्टानों के बनने का क्रम है, जिसको आप एक सूत्र के तरीके से याद करते हैं। सैल यानी चट्टान से स्लेट बनेगा, स्लेट से फाइलाइट बनेगा, ग्रेनाइट से नीस बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। सैलों का रासायनिक अपक्षय किस प्रकार के स्थानों पर काफी ज्यादा होता है? तो रासायनिक जो अपक्षय है किस स्थानों पर सबसे ज्यादा होगा? तो रासायनिक अपक्षय क्या होता है, भौतिक अपक्षय क्या होता है? भौतिक और रासायनिक दो शब्द हैं, यदि आपको समझ में ना आया तो ध्यान रखें। भौतिक का मतलब होता है बाहरी, रासायनिक का मतलब होता है आंतरिक। ठीक है, तो जब परिवर्तन भौतिक यानी बाहरी रूप में हो उसको हम भौतिक अपक्षय कहेंगे, और रासायनिक अपक्षय कहेंगे जब उसके आंतरिक भाग में परिवर्तन हो जाए, आंतरिक संरचना में बदलाव हो जाए, उसको हम आंतरिक अपक्षय कहेंगे। भौतिक अपक्षय में क्या होगा, टूटना फूटना। ठीक, चट्टान जब टूट फूट कर छोटे टुकड़ों में बट जाए, यानी बड़ी चट्टान छोटी चट्टानों में बट जाए, उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक अपक्षय। और रासायनिक अपक्षय क्या, जब बड़ी चट्टान नरम चट्टानों के रूप में मिट्टी में बदल जाए, उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्षय। और ये जो है अपक्षय कब ज्यादा होता है, तो ज्यादा तब होता है जब उष्ण और आर्द्र जलवायु वाला स्थान होगा। ठीक है, गर्मी ज्यादा होगी और आर्द्रता ज्यादा होगी। तो आपको पता होगा कि जब बारिश होती है गर्मी में, तो गर्मी में जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ जाती है और फिर उसके बाद वर्षा होती है तो मृदा अपरदन ज्यादा होता है। क्या होता है, मृदा अपरदन ज्यादा होता है। तो इसी कारण से रासायनिक अपक्षय के कारण से ज्यादा मृदा अपरदन होता है, अर्थात जो जमीन जिसमें मिट्टी रहती है उसमें भुरभुरापन आ जाता है, और जब वर्षा होती है उस भुरभुरापन के कारण उसका कटाव ज्यादा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अधिक दाब और आर्द्र वाली जलवायु वाले क्षेत्रों में। कौन सा वायुमंडल के स्तरों पर उनके विलक्षणों से सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा इसमें से वायुमंडल के स्तरों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कुछ वायुमंडल की परतें हैं, उनका मिलान बताना है। क्षोभ मंडल क्या है, मौसम संबंधी घटनाएं। समताप मंडल, ओजोन परत, आयन मंडल, पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें। मध्य मंडल, ध्रुव ज्योति। तो दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी, और यहां से एक आता है क्षोभ मंडल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। फिर एक होता है समताप मंडल। ठीक, और समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, इसके बाद आता है आयन मंडल, फिर होता है बाह्य मंडल। ठीक, ये क्या है, आयन मंडल है, ये है मध्य मंडल, और ये है समताप मंडल। ठीक, और ये कौन सा है, क्षोभ मंडल। यहीं जो है बादल वगैरह बनते हैं, वर्षा होती है। ठीक, और यहीं जो है गैसें बहुत ज्यादा होती हैं, यहाँ घनत्व ज्यादा होता है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है यहीं। ठीक, सारी मौसम संबंधी गतिविधियां कहाँ होंगी, क्षोभ मंडल में होंगी। तो ये वाला तो सही हो गया। समताप मंडल में ओजोन परत, तो ये भी सही है, यहाँ 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों से यानी सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती है, वो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है ओजोन परत में जो उस किरणों को आकर्षित कर लेती है, और वो किरणें पृथ्वी में नहीं आ पाती, और यदि पृथ्वी पर आ जाएंगी तो हमारी त्वचा जलने लगेगी, इतना हानिकारक होती है, और पृथ्वी में जीवधारियों में कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और उस किरण के, उस विकिरण के तेज प्रभाव के कारण यहाँ जो है जीवन दुष्भर हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। इसलिए उसको ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्षा कवच। लेकिन हमारी भौतिकवादी विलासिता वाली संपूर्ण संस्कृति ने, मानव संस्कृति ने एसी रेफ्रिजरेटर के द्वारा जो फ्रियान गैस का उत्सर्जन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, उसके कारण
ओजोन परत का क्षरण कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें जो क्लोरीन गैस है उस क्लोरीन के कारण जो O3 से O2 से O3 का बनना है वो रासायनिक संगठन वो क्रिया बाधित होती है और उसमें विलंब होता है। इसी कारण ओजोन परत में आप एक शब्द सुने होंगे ओजोन होल, ओजोन छिद्र, ओजोन में छिद्र हो जाना। ओजोन में छिद्र हो जाने का मतलब ये नहीं कि उसमें छिद्र हो गया, इसका मतलब है कि ओजोन परत कमजोर हो गई है, ठीक है, वो सघन उस रूप में नहीं रह गई है। मध्यमंडल में क्या होता है, मध्यमंडल में उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं, उल्का पिंड जो अंतरिक्ष से गिरते हैं वो यहाँ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा, ध्रुव ज्योति, ध्रुव ज्योति ये कथन गलत है, क्योंकि मध्यमंडल में उल्का पिंड नष्ट होते हैं और ध्रुव ज्योति जो है ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में पाई जाती है, तो ये वाला कथन गलत है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे, तो आयन मंडल में यहाँ जो सैटेलाइट के लिए रेडियो तरंगे हैं वो बकायदा यहाँ से मिलती हैं, यहाँ से ट्रांसमीटर वो जो हमारा रेडियो संचार सिस्टम है वो इससे संचालित होता है। यहाँ से जो परावर्तित रेडियो तरंगे हैं वो हमारे संचार तंत्र को सहायता प्रदान करती हैं, तो ये संचार मंडल भी कहलाता है। आयन मंडल को क्या कहते हैं, संचार मंडल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। और संताप मंडल के जो नीचे वाली परत होती है क्षोभ मंडल के ऊपर, ये जो परत है जेट विमानों के लिए क्या होती है, जेट विमानों के लिए जो है अनुकूल होती है, इसीलिए यहाँ पास क्या चलते हैं, जेट विमान चलाए जा सकते हैं और जेट विमान के लिए आदर्श दशा होती है, इसीलिए क्षोभ मंडल के ऊपर, बादलों के ऊपर ये हवाई उड़ान होता है ज्यादातर, ठीक। तो इस तरीके से इसका आंसर हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। रोरिंग फोर्टिज शब्द प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो साथियों रोरिंग फोर्टिज इंग्लिश में है, इसका मतलब होता है गरजता चालीसा। क्या होता है इसका मतलब, गरजता चालीसा। गरजता चालीसा क्या होता है, गरजता चालीसा एक पवन का नाम है और यह पवन जो है इसमें दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये जो है चलती हैं। सशक्त समुद्री हवाएं 400 से 640 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, ये 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश, ठीक है, क्या रखेंगे 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश दक्षिण में, ठीक है, कहाँ है, दक्षिण में। तो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा है, इसके बाद ये 40 डिग्री अक्षांश है और यहाँ जो है पछुआ हवाएं यहाँ से चलती हैं पश्चिम से 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश में, तो जो 40 डिग्री पर चलती है उसको हम क्या कहते हैं, गरजता चालीसा। और ये जो है बहुत तीव्र गति से आवाज करते हुए चलती हैं और तीव्र गति से चलती हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, गरजता चालीसा कहते हैं। और यहाँ जो है इस स्थान पर कोई नाविक जहाज को नहीं ले जा सकता क्योंकि बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक, तो इनको गरजता चालीसा कहा गया है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा भी इनके कई नामकरण है, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पर चिखता साठा, ये ध्यान रखिएगा, ये पछुआ पवन है, इनके नामकरण है, दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती हैं और ये पछुआ पवनों का नामकरण है, ठीक है। आगे बात करते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है, तो करेबा भू आकृति क्या है, तो करेबा जो भू आकृति है ये वास्तव में एक प्रकार के मैदान है, घाटी है, और ये कश्मीर घाटी में जो झीलों के निक्षेप स्थान है, झीलों के निक्षेपण से, ठीक है, झीलों के निक्षेपण से मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक, मैदान घाटी जो बनी है उसी को हम कहते हैं करेबा। और करेबा मिट्टी, वहां जो उपजाऊ मिट्टी बनी है, करेबा मिट्टी बनी है, वो उपजाऊ होती है और उस उपजाऊ मिट्टी में केसर की खेती होती है। किसकी खेती होती है, केसर की खेती। उस पर्वतीय क्षेत्र के हिस्से में वहां आदर्श जलवायु और मिट्टी के कारण केसर की खेती होती है। केसर बहुत महंगा है, उपयोग तो आप जानते ही होंगे, मिठाई बनाने में भी होता है। और ये जो प्राप्ति है कहाँ होती है, कश्मीर घाटी में। और हालांकि अब कश्मीर, जम्मू, उसमें सिक्किम में भी इसके प्रयास हो रहे हैं उत्पादन के। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है, तो दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग है मध्य प्रदेश। हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो भी, और ये साथ ही साथ जो अफ्रीका है, अफ्रीका, तो ये तीनों जो है गोंडवाना लैंड के भाग थे। किसके भाग थे, गोंडवाना लैंड के। यानी वेगनर ने जो 1912 में एक सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का, उसमें उन्होंने बताया था कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो एक पहले पूरा स्थल भाग था, उसको नाम दिया गया था पैंजिया।
जब उसका विस्थापन हुआ, विघटन हुआ, तो वो 7 छोटे छोटे महाद्वीपों में बट गया। ठीक है, 7 छोटे छोटे महाद्वीपों में बट गया। पहले जो 7 छोटे छोटे महाद्वीप हैं, उसके पहले क्या बटा था? 2 भागों में बटा था। यानी पहले जो पैंजिया था वो 2 भागों में बटा था। एक का नाम था अंगारा लैंड, दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड। उसी गोंडवाना लैंड के बाद यहाँ अफ्रीका बना, दक्षिण में दक्कन का पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार भारत का बना, ऑस्ट्रेलिया बना। तो ये किसका भाग था? ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, और उत्तरी जो अंगारा लैंड था उत्तरी अमेरिका में टूट गया, एशिया में टूट गया, यूरोप में टूट गया। तो ऐसे टोटल 7 महाद्वीप बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ कई घाटियां हैं, जैसे फूलों की घाटी है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, फूलों की घाटी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। और यहाँ अनेक घाटियां हैं, चुम्बा घाटी हो गई। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबाई के आधार पर नदियों का आरोही क्रम क्या है? तो नदियों का आरोही क्रम बताना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी और फिर बड़ी नदी लंबाई की दृष्टि से। तो यहाँ आरोही क्रम बताना है। तो सबसे छोटी नदी है यहाँ पास, नर्मदा की बात करें 1312, गोदावरी की बात करें 1465 किलोमीटर, गंगा की 2525 किलोमीटर लंबाई और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर लंबाई। तो इस तरीके से ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार करें और बताया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकी आयतन की प्रतिशत के अनुसार उपरोक्त गैसों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो आरोही अवरोही आप ध्यान रखें। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक, बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही का मतलब घटते क्रम। इसका मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, और बढ़ते क्रम में आरोही में सबसे पहले छोटा, फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे। तो आरोही अवरोही। अब इसमें पूछा गया अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो सबसे पहले वो हम गैस बताएंगे जो सबसे ज्यादा होगी। तो अवरोही क्रम में यहाँ सबसे ज्यादा गैस आर्गन जो होती है 0.93% होती है, नियान होती है 0.0018% होती है, हीलियम जो है 0.0005% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। अब इसमें अवरोही क्रम ढूंढें तो सबसे ज्यादा आर्गन यानी पहला, उसके बाद आ जाएगा चौथा यानी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आ जाएगा नियान, फिर आ जाएगा हीलियम। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कोरियोलिस बल का मुख्य कारण क्या होता है? तो कोरियोलिस बल का मुख्य कारण क्या है, पूछा गया है। पृथ्वी 24 घंटे में अपना घूर्णन करती है। ठीक, पृथ्वी अपना घूर्णन कैसे करती है? 24 घंटे में एक पूर्ण घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। तो जो कोरियोलिस बल है उसका कारण क्या है? कोरियोलिस ने बताया था, कोरियोलिस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी है और इसकी ये भूमध्य रेखा है। यदि इसके उत्तरी गोलार्ध में जो पवन चलेंगी वो किस रूप में चलेंगी? वो उल्टा एक एस का आकार बताया उन्होंने, ऐसा आकार का, अर्थात इधर कोई पवन चलेगी उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर चलेगी और दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी तो बाईं ओर चलेगी। यही नियम बताया और इसका कारण बताया पृथ्वी का घूर्णन। ठीक, तो इसका रीजन क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है। ध्यान रखेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय जलवायु का विलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों विश्व को कई जलवायु कटिबंधों के अनुसार कई जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उसी में से एक जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु वास्तव में भूमध्य सागर के नाम से नामकरण हुआ है। भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य का सागर है, इसीलिए दो भूमि क्षेत्रों के बीच में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है भूमध्य सागर। ठीक, तो यहाँ जो जलवायु होती है वो ठंड साधारण होता है, साधारण ठंड, और वर्षा यहाँ कब होती है? शीत ऋतु में होती है। ठीक, शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है और ठंडी साधारण होती है, लेकिन गर्मी
यानी ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, यानी ऐसी जलवायु जहां गर्मी में वर्षा ना हो, ठीक, और ठंडी में वर्षा हो, वो किसमें आएगी? भूमध्य सागरीय जलवायु में। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सी विशेषता स्पष्ट करती है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु। शुष्क ग्रीष्म ऋतु का मतलब वर्षा ना होना, और साधारण ठंड शीत ऋतु। अब बताइए भारत में ऐसी जलवायु कहाँ क्षेत्र में मिलेगी? तो भारत में जहाँ शीत ऋतु में वर्षा होगी। शीत ऋतु में वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है कोरोमंडल तट में। कोरोमंडल तट कहाँ होता है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून, लौटते मानसून से वर्षा होती है। आगे बात करते हैं, कौन सी नदी सिंधु नदी में मिलती है? बताएं, कौन सी नदी सिंधु नदी में मिलती है? तो सिंधु नदी का जो मिलन है वो किस नदी से होता है? ठीक, बताएं। वैसे तो ये जो ऑप्शन में दी गई ऑप्शन है, इसमें से सभी नदियां सिंधु नदी में मिलती हैं, लेकिन एक्चुअल में चिनाब नदी मिलती है, ठीक। यदि आप बात करेंगे सिंधु नदी के प्रवाह मार्ग की, तो सिंधु नदी जो है यहाँ जो मानसरोवर झील है तिब्बत में, वहां से निकलकर ये लद्दाख और जास्कर के बीच जो पहाड़ियां हैं उसके बीच से होते हुए यहाँ बुंजी गार्ज बनाते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करके अरब सागर में गिरती है। यहाँ से एक नदी जाती है चिनाब नदी, और वो चिनाब नदी के बाद इसमें सभी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, और यहाँ से सतलज नदी मिलती है। तो कुल मिलाकर जो चिनाब नदी है वो मुख्य शाखा के रूप में मिलती है, और ये सिंधु नदी में मिलती है। बाकी सभी नदियां चिनाब नदी में मिलती हैं। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष रूप से नदी मिलती है सिंधु नदी में वो है चिनाब, क्योंकि इसका नाम क्या है? चिनाब नदी। और चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी नदी है। बाकी जो झेलम नदी है, सतलज नदी है, रावी नदी है, ये सब चिनाब में मिलती हैं, ठीक। और ये सब मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसी को हम कहते हैं पंच नदी तंत्र। क्या बोलते हैं? पंचतंत्र, पंच नदी तंत्र। इसीलिए पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है। पंजाब जो भारत में है और एक पंजाब पाकिस्तान में है, वो पूरा क्षेत्र जो है 5 नदियों का प्रदेश कहलाता है। इसीलिए भारत का विभाजन के बाद हानि हुई आर्थिक दृष्टि से, उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। सिंधु नदी के पानी के इस्तेमाल करने के लिए एक समझौता भी बनाया गया था 1960 में, सिंधु जल समझौता। ठीक, ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल के उपयोग के लिए 1960 में समझौता बनाया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? तो पंचप्रयाग आप नाम सुने होंगे। पंचप्रयाग, पंचप्रयाग क्या होता है? तो पंचप्रयाग जो है उत्तराखंड में नदियों के संगम स्थलों के नाम है, ठीक। पंचप्रयाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में कई बार पूछा गया है। तो उत्तराखंड की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहां से ध्यान दें, ये 2 नदियां मिलती हैं, एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है धौली गंगा। ये हम बात कर रहे हैं कहाँ की? ये बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। ये दोनों नदियां मिलती हैं। इसके बाद यहाँ एक और नदी आके मिलती है, उसका नाम है नंदाकिनी, और एक नदी इसके आगे मिलती है, उसका नाम है पिंडार। और फिर यहां से एक नदी ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से विष्णु गंगा निकलती है। यहाँ एक है केदारनाथ, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, ठीक। और मंदाकिनी जो है यहाँ मिलती है किससे? एक नदी से, अभी हम नामकरण बताएंगे। फिर एक नदी और यहाँ से निकलती है और यहाँ आकर मिलती है इस नई नदी से, इसका नाम होता है भागीरथी। क्या नाम होता है? भागीरथी। और ये कहाँ से निकलती है? गोमुख से। गोमुख कहाँ है? गंगोत्री हिमानी में। तो गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख हिमानी से, उस स्थान का नाम है गोमुख हिमानी, वहां से निकलती है भागीरथी नदी। फिर इसके बाद ये गंगा नाम से जो है, ये गंगा पड़ जाता है इसका नाम, और बाद में यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ अरब सागर, यहाँ इलाहाबाद में एक यमुना नदी से इसका मिलन होता है, यमुना नदी से, ठीक। अब इन पंच प्रयागों की बात करेंगे। विष्णु गंगा निकली बद्रीनाथ से, इधर से धौली गंगा निकली, और दोनों मिल गई। इस स्थान को कहा गया, इस स्थान को क्या कहा गया? विष्णु प्रयाग। क्या कहा गया? विष्णु प्रयाग, ठीक है। पंच प्रयाग में पहला प्रयाग कौन सा हो गया? विष्णु प्रयाग। दूसरा यहाँ नंदाकिनी मिल गई। अब ये जो विष्णु गंगा और धौली गंगा यहाँ विष्णु प्रयाग में मिली, यहाँ 2 नदियों का अलग अलग नाम था। यहाँ से जो नदी बनी इसका नाम पड़ गया अलकनंदा,
यहाँ पास से जो नदी निकली बनी, इसको क्या नाम दे दिया गया? अलकनंदा। पहले इनका नाम अलग अलग था, विष्णु गंगा, धौली गंगा, दोनों मिल गई तो नाम पड़ गया अलकनंदा। अब ये अलकनंदा मेन नदी हो गई, मेन स्ट्रीम कौन सी हो गई? अलकनंदा नदी, ठीक है। और यह नदी में आगे कौन सी नदी मिल गई? नंदाकिनी। नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, ध्यान रखिएगा, ना है। नंदाकिनी मिली तो इसका नाम पड़ गया नंद प्रयाग। क्या पड़ गया इसका नाम? नंद प्रयाग, और ये दूसरा प्रयाग हो गया। फिर इसके बाद ये अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा नदी ही है। यहाँ पास पिंडार नदी मिल गई, ये जब मिलती है तो इस स्थान का नाम पड़ जाता है कर्णप्रयाग। क्या नाम पड़ जाता है? कर्णप्रयाग। ये सब उत्तराखंड में ही है। ये तीसरा प्रयाग हो गया। इधर से आती हुई, केदारनाथ से बहती हुई आती हुई नदी मंदाकिनी यहाँ जब मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है रुद्रप्रयाग। क्या नाम पड़ जाता है? रुद्रप्रयाग। तो ये कौन सा हो गया? चौथा प्रयाग। फिर भागीरथी नदी जब यहाँ मिलती है हरिद्वार में, कहाँ मिलती है? हरिद्वार में। तो ये जो अलकनंदा नदी है और ये भागीरथी नदी दोनों जब मिल जाती हैं, फिर यहाँ से नदी का नाम पड़ जाता है क्या? गंगा। क्या पड़ जाता है? गंगा। तो गंगा एक नदी के रूप में उद्गम नहीं हुआ है। इन पांच नदियों के मिलन के द्वारा इस तरीके से ये नामकरण हुआ है। और वैसे हम लोग डायरेक्ट पूछते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो भागीरथी नदी को ही ये मेन स्ट्रीम यहाँ मान लिया गया है, और बाद में फिर ये अलकनंदा के मिलने से इसको क्या कह दिया गया? हरिद्वार में गंगा कह दिया गया। और यही हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ गंगा नदी के संगम पर कुंभ का मेला लगता है। यहाँ भी इलाहाबाद में जब यमुना और गंगा मिल जाती है और एक अदृश्य सरस्वती नदी प्रयागराज इलाहाबाद में, यहाँ भी कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का मेला कहाँ आयोजित होता है? नदियों के संगम स्थल पर, ठीक है। वैसे ये इलाहाबाद, हरिद्वार और कहाँ होता है? उज्जैन में। कहाँ होता है? नासिक में, ठीक। नासिक में गोदावरी नदी संगम पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर, और यहाँ गंगा में। तो इस प्रकार से ये पंच प्रयाग हो गया। अब ये पूछा गया है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग है? तो ये अलकनंदा नदी आई, ये भागीरथी नदी, कौन सा प्रयाग है? ये देव प्रयाग है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चल तो भैया। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कुछ नदियों के अपवाह तंत्र बता दिए गए हैं, और इनमें से ये जो अपवाह तंत्र हैं इसको बताना है कौन सा सही है। पादप आकार यानी वृक्षाकार अपवाह तंत्र, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेन नदियां हैं, यहाँ बहुत सारी ऐसी नदियां आकर मिलती हैं। तो वृक्षाकार इस तरीके से। आयताकार अपवाह तंत्र कोसी नदी। तो अध्यारोपित अपवाह तंत्र दामोदर नदी, ये भी सही। अरे जल अपवाह तंत्र ये सतलज नदी, ये गलत है, ठीक। अरे अपवाह तंत्र ऐसा अपवाह तंत्र होता है जिसमें एक से इधर नदी निकलती है, इधर नदी निकलती है। जैसे अमरकंटक है, अमरकंटक में इधर सोन, इधर नर्मदा, इधर जोहिला, ठीक है, ऐसे नदियां निकली हैं। तो ये यहाँ पास तिस्ता और सतलज नदी, ये वाला गलत है, क्योंकि तिस्ता का अलग उद्गम है, सतलज का अलग उद्गम है। बाकी ये सभी इसके स्पष्ट उदाहरण है। आयताकार अपवाह तंत्र क्या होता है? आयताकार अपवाह तंत्र ऐसे होता है। अध्यारोपित अपवाह तंत्र क्या होता है? अध्यारोपित अपवाह तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें कोई नदी पहले जिस स्ट्रीम से बह रही हो, बाद में वहां लावा या अन्य किसी घटना के कारण वो उसकी दिशा बदल गई हो, फिर भी वो नदी अपने उसी स्थान को भरते हुए, काटते हुए जगहों को निकलती है, उसको हम अध्यारोपित अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक। और ये छोटा नागपुर पठार में है, दामोदर नदी इसका उदाहरण है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो बंगाल डेल्टा को मोरीबंद डेल्टा का एक प्रकार माना जाता है। ये 4 प्रकारों में से एक मोरीबंद डेल्टा उसका नाम है। ये बंगाल डेल्टा का भाग है, ध्यान रखिएगा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा नदियों के द्वारा जो गाद कहते हैं, वो मिट्टी, कंकड़, पत्थर जब ले जाकर अपने लास्ट स्थान पर यानी मुहाने में नदियों द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, तो उस जो स्थल भाग का निर्माण होता है द्वीप की भांति, उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और इसकी संरचना त्रिभुजाकार होती है, ठीक है, ऐसे बन जाता है। कैसे बन जाता है डेल्टा? डेल्टा ऐसे बनता है जैसे यहाँ से नदियां आई, अपने साथ जो भी जल ले आई वो यहाँ इकट्ठा हो गया, और इस प्रकार से क्या बन गई? डेल्टा आकृति बन गई, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बंगाल की खाड़ी में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश नदियां जो है कहाँ की ओर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि
यह एक रेखी भ्रंश घाटी में बहती है। यह नदी कैसी बहती है? भ्रंश घाटी में। कैसे भ्रंश घाटी में? तो भ्रंश घाटी में ऐसे, जो मध्य प्रदेश है उसके यहाँ साइड विंध्य पर्वतमाला है और उसके दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वतमाला और उसके बीच में ये जो मैकल की पहाड़ी है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और रिफ्ट घाटी में बहते हुए ढलान इसका पश्चिम की ओर है। तो इस प्रकार से ये दोनों, जब दो स्थानों के पर्वत ऊंचे होते हैं और इसके बीच का निचला स्थान हो, क्या कहलाता है? रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी, और वहीं से नर्मदा नदी निकलती है। इसका कारण रेखी विभ्रंश घाटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, नर्मदा नदी जल विवाद प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो अंतरराज्यीय जल विवाद, नर्मदा नदी एक प्रदेश से तो बहती नहीं है, उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, जाती है गुजरात में और महाराष्ट्र में भी इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो नर्मदा नदी के जल का उपयोग करने के लिए, अंतरराज्यीय जल विवाद का समाधान करने के लिए अंतरराज्यीय जल विवाद एक्ट 1956 के तहत, ठीक है, 1956 के तहत वर्ष 1969 में 6 अक्टूबर को 6/10/69 को, ठीक है, 6/10/1969 को क्या बना दिया गया? प्राधिकरण का गठन कर दिया गया। कोई विवाद होगा तो ये ट्रिब्यूनल जो है उसका निपटारा करेगा। ठीक, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो लैगून नहीं है कौन सा? तो कौन सा लैगून नहीं है बताइए? चिल्का झील है, अष्टमुडी झील है, पुलिकट झील है, पेरियार झील नहीं। पेरियार झील नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेरियार झील जो है ये कृत्रिम झील है। ठीक है, कृत्रिम झील है। पेरियार बांध बनाया गया है यहाँ नदी पर, पेरियार नदी पर बांध बनाया गया है। और जब कोई बांध बनाया जाता है, मान लीजिए ये नदी है और यहाँ कोई बांध बना दिया गया, तो यहाँ का जो इकट्ठा जल होगा उस जल को संचय करने के लिए कोई झील बनाई जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम झील। जैसे भाखड़ा नांगल बांध का नाम सुने हैं, उसका जल इकट्ठा करने के लिए क्या बनाई गई झील? गोविंद सागर झील। और रिहंद नदी में जो रिहंद जलाशय है, ठीक, उसका पानी इकट्ठा करने के लिए जब बांध बनेगा तो पानी बहुत सारा रिजर्व होगा, उस रिजर्वायर के लिए कौन सा झील बनाया गया? तो वहां गोविंद वल्लभ पंत सागर बनाया गया। ऐसे ही पेरियार नदी पर बांध बनाकर जो झील बनाई उसको पेरियार झील नाम दिया गया। लैगून क्या है? लैगून, मान लीजिए तट है और इधर महासागर है, तो यहाँ जो ये स्थल भाग होता है बीच जल में घिरा हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। ठीक है, तो लैगून क्या होता है? सागर से जुड़ा हुआ एरिया, स्थल भाग। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा लवणता प्रवणता को दर्शाता है? ये शब्द का मतलब क्या है? लवणता प्रवणता। लवणता का मतलब होता है साल्टी। तो साल्टी एरिया, साल्टी चीजों को, लवणीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला जो शब्द है वो है हैलोक्लाइन। ठीक है, इसका आंसर ध्यान रखेंगे, हैलोक्लाइन। ये लवणीय क्षेत्र को दर्शाने वाला शब्द है। आगे बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण किसके कारण प्रवाहित होता है और कौन सी मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं? तो दोस्तों, आपको वायुदाब के संबंध में ध्यान रखिए कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो गर्मियों में जो बवंडर आता है वो कारण यही होता है कि जब हाई टेम्परेचर के कारण नीचे की हवाएं गर्म होकर हल्की होकर ऊपर चली जाती हैं, उस स्थान को भरने के लिए बवंडर आता है। ठीक, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी। तो गर्मी में जब भारतीय उपमहाद्वीप में राजस्थान क्षेत्र में लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है हाई टेम्परेचर के कारण, तो हिंद महासागर से जो वायु हवाएं जो है चलती हैं उसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। और ये हवाएं सबसे पहले केरल में पहुंचती है 1 जून को, इसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में ये मानसून पहुंच जाता है। आगे बात करते हैं। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के बीच में स्थित है? दोस्तों, विश्व में बहुत सारे जलडमरू मध्य हैं, बहुत सारी खाड़ियां हैं, उनके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जिनको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जलडमरू मध्य क्या होता है और लोम्बोक द्वीपों के बीच में कहाँ स्थित है ये? तो पहले तो इसका आंसर ध्यान रख लें, इसका आंसर होगा बाली और लोम्बोक। ये बाली और लोम्बोक क्या है? तो ये 2 द्वीप का नाम है। ठीक, ये 2 द्वीप का नाम है। मान लीजिए ये महासागर है और इन सागरों के बीच में एक यहाँ द्वीप है और एक ये द्वीप है। ठीक, यहाँ जल है, तो इनके बीच
जो जल डमरू मध्य है, मतलब इनके इनके बीच जो जल है उसको मिलाने के लिए जो चैनल है उसको नाम दिया जाता है जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य का मतलब दो जलों को मिलाने वाली राशि। ठीक, तो यहाँ स्थल है, यहाँ स्थल है, ये दो देखने पर क्या नजर आता है, एक प्रकार से डमरू की भांति नजर आता है, इसलिए जल डमरू मध्य नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो बाली और लोम्बोक कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों का देश है, तो अनेक द्वीपों का देश इंडोनेशिया है, और बाली और लोम्बोक द्वीपों के बीच में ये लोम्बोक जल डमरू मध्य है। ठीक, तो जल डमरू मध्य को जल संधि भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मृदा में जैविक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है? तो किस मृदा में सबसे ज्यादा पाई जाती है? जेली सॉल में। ठीक है, जेली सॉल में जैविक पदार्थ ज्यादा होते हैं। जैविक पदार्थ में ह्यूमस, ठीक, नाइट्रोजन, जीवाश्म, ये सब आ जाते हैं। आगे बात करते हैं, ला नीनो का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है अतिवृष्टि। ला नीनो क्या है? तो एक नाम सुने होंगे विश्व की जलवायु में, ला नीना और एक होता है एल नीना, ये एल नीनो। तो ला नीना जो है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में, यानी जैसे हमारा जो एशिया महाद्वीप है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और इधर आता है उत्तरी अमेरिका, और इधर दक्षिण अमेरिका। ठीक, तो यहाँ जो प्रशांत महासागर का एरिया है, यहाँ पश्चिमी प्रशांत महासागर में जब शीत यानी ठंडा हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इनके कारण उच्च दबाव का क्षेत्र रहता है। उच्च दबाव का क्षेत्र रहता है, मैंने हमने बात की कि हवाएं कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो जब भारत में यहाँ जो राजस्थान है, यहाँ गर्मी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं, तो यहाँ लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। तो जब यहाँ से हवाएं इधर की ओर खींचती चली जाती हैं, यहाँ हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि यहाँ पानी है, पानी में हाई प्रेशर एरिया महासागर में, और इधर लो प्रेशर बन गया। यहाँ से हवाएं इधर को चलेंगी, और यहाँ जो है शीत हवाएं रहेंगी, यानी ला नीना रहेगा, यानी टेम्परेचर कम रहेगा, उच्च दबाव क्षेत्र बना रहेगा। तो बाकायदा ये बहुत तीव्र गति से ये जो है आकर्षित करेगा हमारा लो प्रेशर। तो ये जो ला नीना है ये इसको बढ़ाता है, यानी मानसून को हमारे बढ़ाता है। और यदि यहाँ एल नीनो आ जाएगा, एल नीनो गर्म जलधारा होती है, और वो यदि यहाँ उपस्थित होगी प्रशांत महासागर में, ठीक, यहाँ दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर होता है इसका प्रभाव। यदि वो सक्रिय हो जाएगा तो वो चूंकि गर्म जलधारा है, तो जो हाई प्रेशर इधर को आना था वो उधर चला जाएगा। इसका मतलब हमारे देश में मानसून कमजोर हो जाएगा। इसीलिए जब एल नीनो सक्रिय रहता है तब भारत में अनावृष्टि देखने को मिलती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, बारिश बिल्कुल नहीं होती। ये ऐसा होता है 4-5 साल के अंदर में। इसीलिए आप देखे होंगे कि 4-5 साल बाद वर्षा कम होती है, उसका कारण वही है, ये भौगोलिक घटना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है? तो दोस्तों, विभिन्न देशों में घास के मैदान का नाम अलग अलग दिया जाता है, उसी में से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स। और डाउन्स कहाँ है? मर्रे और डार्लिंग, दो नदियों का नाम है, मर्ले और डार्लिंग नदियां। इन नदियों के बीच के मैदानी क्षेत्र को डाउन्स कहा जाता है। यहाँ डाउन्स घास स्थल का नाम है। ठीक है, ठीक, क्या कहा गया है? डाउन्स। सवाना कहाँ है? सवाना अफ्रीका में है। और प्रेयरी कहाँ है? यूएसए में है, अमेरिका में। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक, ध्यान रखिएगा इन मैदानों के नाम। प्रेयरी, पंपास कहाँ है? पंपास अर्जेंटीना में है, घास के मैदान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? वृष्टि छाया प्रभाव जो है पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। मान लीजिए यहाँ कोई पर्वत है, ठीक, क्या है? कोई पर्वत है, और इस पर्वत के होने के कारण यहाँ जो बादल है, क्या है? यहाँ बादल है, और यहाँ से हवाएं आर्द्रता लेकर चली, और यहाँ हल्की होकर यहाँ क्या कर दी? बारिश कर दी। यहाँ बारिश हो गई। अब ये पर्वत से टकराकर बारिश करेंगी, इधर सबसे ज्यादा बारिश हो गई। इधर वाला जो क्षेत्र है ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। वृष्टि मतलब छाया, ये छाया में पड़ गया। यहाँ हवाएं जब जाएंगी तो इनकी आर्द्रता क्षीण हो जाएगी, और ये धीरे धीरे नीचे उतर जाएंगी। तो इस प्रकार से ये पर्वतीय वर्षा का कारण क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश। हमारा जो भारत का इलाका है, यहाँ पर है पश्चिम घाट। पश्चिम घाट पर्वत में इधर तो बारिश खूब हो जाती है और इधर कम होती है। इसी कारण ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाला इलाका जो है
सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है और इसी को वृष्ट छाया प्रदेश कहते हैं। आगे बात करते हैं, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घने पतझड़ जंगल मिलते हैं? तो भारत में सर्वाधिक जो वन है मध्य प्रदेश में है, 77,493 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक, 2021 के आंकड़े के अनुसार ये 77,493 वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वन, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या, हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, सब मध्य प्रदेश को कहा जा रहा है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जंगल को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, फेफड़ा क्या होता है? फेफड़े का संबंध ऑक्सीजन से है। हमारे शरीर में फेफड़े का महत्व किस लिए है? ऑक्सीजन को लेने और श्वसन क्रिया में सहायता करने के लिए। तो इस पूरी पृथ्वी में जीवन को बनाए रखने में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का योगदान करता है ऐसा जंगल दुनिया में है, उसको कहा गया है अमेजन के जंगल। अमेजन के जंगल कहाँ है? अमेजन का जंगल जो है दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी घाटी में खूब सारे वन हैं, और ये वन ब्राजील में और वहाँ के इक्वेडोर में, कोलंबिया में, वेनेजुएला में ऐसे राष्ट्र हैं जिन राष्ट्रों में ये जंगल पाए जाते हैं। कुछ समय पहले इनमें आग लगने की घटना देखी गई थी, जिसको पृथ्वी के लिए, अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट माना गया था। हालांकि बाद में इसका सलूशन किया गया। तो अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना भूमिगत, ठीक, भूमिगत जल विद्युत परियोजना मतलब अंडरग्राउंड स्थापित की गई है, और ये स्थापित की गई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, और यहाँ संजय जल विद्युत परियोजना के नाम से, संजय जल विद्युत परियोजना के नाम से इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक तरफ दिया है वर्षा के प्रकार और एक तरफ दिया है उनकी परिभाषाएं। तो हमको ये मिलान करना है कि ये जो कृषि पद्धति है इसका संबंध किसके उत्पादन से है। एक है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर क्या होता है? आर्बोरिकल्चर खेती का वह प्रकार है जिसमें वृक्षों और झाड़ियों को बढ़ावा दिया जाता है, इनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। ओलेरिकल्चर कृषि की एक पद्धति है खेती में सब्जी उगाने के लिए। तो जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि, जैसे लौकी एक फसल है, सब्जी है जो जमीन में फैलती है, खीरा, ककड़ी, ये सब ये ओलेरिकल्चर के अंतर्गत आएगा। आर्बोरिकल्चर वृक्षों और झाड़ियों की खेती है। एक होता है सिल्वीकल्चर, तो वृक्षों झाड़ियों से ये भी रिलेटेड है, लेकिन ये सिल्वीकल्चर वानिकी की एक शाखा है। वानिकी में किसका? इमारती लकड़ी, ऐसी लकड़ी जिनका घर बनाने में और फर्नीचर बनाने में उपयोग होगा, इनको हम सिल्वीकल्चर के अंतर्गत लाएंगे। विटीकल्चर क्या होता है? अंगूर का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन बढ़ाना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, इनको आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, नवीन जलोढ़ मृदा, आप यदि भूगोल के विद्यार्थी नहीं हैं तो सामान्य ज्ञान के रूप में इस बात को जान सकते हैं कि जलोढ़ मृदा जो है दो टाइप की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। ठीक, बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मृदा और खादर होती है नवीन जलोढ़ मृदा। अब प्रश्न उठता है कि नवीन पुरानी का हम कैसे परिभाषित करें? तो मान लीजिए ये कोई नदी जा रही है और इस नदी में कभी बाढ़ आ जाएगी, तो बाढ़ के द्वारा जो नदी अपना जल किनारे पहुंचाएगी और इसके साथ जो अवशेष रहेंगे, मिट्टी और वनस्पति के अवशेष, तो यहाँ जो मिट्टी बनेगी बाढ़ के मैदानों के बाद उसको हम कहेंगे खादर। और मान लीजिए ये मिट्टी यहाँ से ये नदी निकल गई और बहुत ये पुराना एरिया हो गया, यहाँ चट्टान बन गई, कंकड़ पत्थर बन गए, तो उनको हम क्या कहेंगे? बांगर। ठीक, क्या कहेंगे? बांगर। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, यहाँ जो कंकड़ पत्थर बन गए उनको हम कहेंगे बांगर। ठीक, और ये उपजाऊ नहीं होती। इसके बाद जो नदी मैदानी क्षेत्रों में जाती है जहाँ हमारी खेती होती है उसको हम क्या कहते हैं? खादर, क्योंकि ये इसका नवीनीकरण होता रहता है, बांगर का नवीनीकरण नहीं होता, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की विभिन्न मिट्टियों में से एक मिट्टी में बेसाल्ट लावा के अक्षय से निर्माण हुआ है। तो बेसाल्ट अक्षय कौन सी मिट्टी से बनता है? लावा। लावा क्या होता है? एक ज्वालामुखी क्रिया है लावा। ठीक, हमारा ये स्थल है और मान लीजिए यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हो जाए तो यहाँ से जो मिट्टी बनेगी, जो चट्टान बनेगी, उसको कहते हैं बेसाल्ट। और जब बेसाल्ट का अपर्दन अक्षय होता है तो काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी में कपास ज्यादा होता है और यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो बेसाल्ट के अक्षय से बनने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। तो महाराष्ट्र,
भारत मध्य प्रदेश का मालवा पठार, ये सब लावा के निक्षेप से बहुत पुराने समय में बने हुए एरिया हैं, यहाँ काली मिट्टी ज्यादा मिलती है। बागानी फसल कौन सी है? तो बागानी फसल क्या होती है? जो बागवानी के अंतर्गत आती है, ठीक, इसके बड़े बागान होते हैं, वहां इसका उत्पादन किया जाता है। तो चाय इसमें से, चाय है, अंगूर है, ऐसे ही बागवानी में आएंगे, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ चाय। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ कुछ एरिया दिए गए हैं और कुछ मिट्टियां दी गई हैं, कौन सी मिट्टी में कौन सा एरिया मेल करेगा इसको हमको बताना है। प्रश्न पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? काली मृदा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, लाल मृदा कर्नाटक में, लैटराइट मृदा पश्चिमी मध्य प्रदेश में, मरुस्थलीय मृदा उत्तरी गुजरात में। कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है? तो यहाँ पास काली मृदा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का मतलब मध्य प्रदेश का मालवा पठार, तो ये बिल्कुल सही है। लाल मृदा कर्नाटक में होगी, क्यों होगी? क्योंकि जिन नदियों में जो नदियां प्रवाहित होंगी उनके किनारे लाल पीली मृदा बनेगी। तो कर्नाटक में भी कृष्णा नदी है, कई नदियां प्रवाहित हैं, वहां ये लाल मृदा पाई जाती है। लैटेराइट मृदा पश्चिमी मध्य प्रदेश में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यह मृदा सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्रों में मिलती है और ये मिलती है तमिलनाडु में, जहां वर्षा ज्यादा होती है और नदियों का औसत ज्यादा है। ये मध्य प्रदेश में पाई जाएगी बालाघाट में, ठीक, भारत में केरल तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में बालाघाट में, यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा उत्तरी गुजरात में, ये सही है क्योंकि यहाँ वर्षा का औसत कम है। आगे बढ़ते हैं, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय क्या है? तो जब हमारा भौतिक विभाजन हुआ था भारत का या दुनिया का, तो उसमें से भूवैज्ञानिक कालक्रम में हमने बताया था कि एक था पैंजिया, उसका विघटन हुआ तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बने, और गोंडवाना लैंड में हमारा बना भारत का पश्चिमी पठार एरिया, ठीक है। भारत का कौन सा क्षेत्र बना? प्रायद्वीपीय पठार, और इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है मेघालय पठार, जो मालदा गैप से अलग होता है। मालदा गैप उसका नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मालदा गैप, मालदा गैप से कैसे अलग हुआ? तो जिस तरीके से ये पैंजिया से अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बना, बाद में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से 7 महाद्वीप बने, उसी तरीके से हमारे प्रायद्वीपीय पठार से अलग होकर ये बन गया मेघालय पठार, और इधर रह गया दक्कन का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, किसका हिस्सा है? तो ये छोटा नागपुर पठार और दक्कन पठार के सदृश है, इसी का इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, कृषि में बायोचार का क्या लाभ होता है? तो दोस्तों, कृषि में बायोचार का मतलब होता है, बायोचार का मतलब होता है हमारा जो कृषि अवशिष्ट होता है, ठीक, जैव अवशेष या उर्वरक, ठीक। तो हमारा जो कृषि उत्पादन होता है, जैसे धान की खेती करते हैं, उसके बाद उसमें जो धान की फसल के बाद अवशेष बच जाता है, जिसको हम पराली कहते हैं, उसी को खेत में ही दफना देना या उसको कटवा कर उसी में पानी के द्वारा प्राकृतिक रूप से अपघटित होने देना, ये जैवशेष कहलाता है। तो ये हमारे जमीन में क्या करता है, क्या लाभ की मात्रा बढ़ाता है? तो ये नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करता है, और नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन को क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसीलिए पराली जलाने से सरकार प्रतिबंध लगाती है। हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला किसका भाग है? तो हिमालय भारत के मुकुट के समान भारत की रक्षा करने वाला उत्तरी साइबेरियाई पवनों से, ठीक। तो हिमालय जो है उत्तर में भारत की रक्षा करता है, दक्षिण में हिंद महासागर हमारे भारत के गौरव को बढ़ाता है। इसीलिए कवि सोम ठाकुर ने कहा भी था कि सागर चरण पखारे गंगा से चढ़ाए नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। यहाँ प्रश्न पूछा गया है पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो ये भाग है मध्य हिमालय का, और ये मध्य हिमालय में ही कंचनजंगा, ठीक, और कंचनजंगा के अलावा नंदा देवी पर्वत, अन्नपूर्णा जैसे कई पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक। पीर पंजाल ध्यान रखेंगे मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय का भाग है, और जया, पद्म और कृष्णा ये जो है किसकी किस्म है? तो नस्ल या किस्म फसलों की, ये धान की किस्म है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति जरूरी है? तो गेहूं की अच्छी खेती के लिए जो परिस्थिति है वो कौन सी जरूरी है? तो गेहूं कब बोया जाता है? तो दोस्तों गेहूं तो बोया जाता है शीत ऋतु में, तो मध्यम ताप चाहिए और मध्यम वर्षा चाहिए। कैसे चाहिए? मध्यम ताप मध्यम वर्षा। ज्यादा ताप होगा तो गेहूं की फसल
अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए शीत ऋतु में गेहूं को बोया जाता है। भारत में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं। असत्य युग्म बताना है और एक नदी बताना है, उससे मिलान करना है, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पास जो झील है, जो बांध के बाद उसका पानी रिजर्वायर के लिए बनाया जाता है, उसको हम सागर या झील कहते हैं। बांध के पास गोविंद सागर सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से, कोलेरू झील कृष्णा नदी पर, उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर, उलर झील झेलम नदी पर। कोलेरू झील एक लैगून झील है और ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर नहीं बनाई गई है, ये लैगून झील है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये प्राकृतिक रूप से झील है और इसका निर्माण नहीं किया गया है, कृत्रिम नहीं है, ठीक है, ये कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कोलेरू झील। आगे बढ़ते हैं। कोलेरू झील है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। मयूरभंज किस धातु खनिज के लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज खदान है और यह खदान है लौह अयस्क के लिए। कहाँ है? ओडिशा में है, ध्यान रखिएगा, ओडिशा में मयूरभंज खदान है और लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किस नदी घाटी में भारत का रूर कहा जाता है? किस नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं? रूर क्या है भाई? रूर एक संज्ञा है। रूर, भारत का रूर, भारत का रूर का मतलब होता है रूर। रूर जो है जर्मनी का स्थान है और यहाँ सबसे ज्यादा होता है कोयला। कोयला राइन नदी घाटी जर्मनी में है और वही राइन नदी घाटी जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध का कारण बना था, नेपोलियन का। तो किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? यानी सर्वाधिक खनिज जहां होते हैं, कोयला जहां होता है, वो जो घाटी है वो है दामोदर नदी घाटी और ये छोटा नागपुर पठार में है। कहाँ है ये? छोटा नागपुर पठार, ठीक। इसी को भारत का खनिजों का आश्चर्य कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों अभ्रक खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? बैतूल में ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश बैतूल और भारत आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। किस शैलक्रम में कौन भारत का 90% से ज्यादा कोयला उत्पादन करता है? तो हमने बात करी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा होता है कोयला और बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा होता है, ठीक। बिटुमिनस कोयला तो वैसे 4 प्रकार होते हैं। सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस, इसके बाद लिग्नाइट, सबसे घटिया कोयला होता है पीट। तो यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है और मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, ठीक, उमरिया। यहाँ आगे बात करते हैं। कौन सा एक स्थान भारत में मानक समय यामोत्तर के सर्वाधिक नजदीक है? तो दोस्तों ये जो जिला है सिंगरौली है। मानक समय यामोत्तर क्या होता है? तो किसी भी स्थान का समय निर्धारण करने के लिए एक 0 डिग्री लाइन निर्धारित की गई थी, उसको कहा गया था GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, और ये लंदन से गुजरती है, ठीक। और इस समय के अनुसार इधर का समय प्लस इधर का समय माइनस होगा। तो हमारे भारत का जो समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड है, पूर्वी देशांतर, ये 5.5 घंटे आगे है। अर्थात यहाँ अगर 12 बजा होगा तो यहाँ कितना बजा होगा? 5.5 बजा होगा। तो इस तरीके से किसी भी स्थान का निर्धारण करने के लिए समय बांटा गया और समय जोन को जो भारत में बांटा गया उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यह जो है सिंगरौली मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? सिंगरौली जिला है ना। आगे बात करते हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है नुब्रा घाटी में और नुब्रा घाटी कहाँ है? कश्मीर में स्थित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चेरापूंजी कहाँ है? तो चेरापूंजी मेघालय में एक स्थान है और यह वह स्थान है जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में कितनी वर्षा होती है? 1200 सेंटीमीटर वार्षिक। इतनी सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है चेरापूंजी, मेघालय में है। और मेघालय में कहाँ है? तो मेघालय में खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मेघालय में कई पहाड़ियां हैं, खासी, जयंतिया, गारो, मिकिर, रेंगमा, ये प्रमुख है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ठीक।
गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, बाकी की कम लंबाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है, दादरा और नगर हवेली। ठीक, और यह समुद्र के किनारे स्थित द्वीप हैं। ठीक, ये द्वीपीय क्षेत्र हैं और यहाँ इसको एक नाम दे दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश नाम दे दिया गया है। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 से इनका नाम एक हो गया है, यानी दादर नगर हवेली और दमन दीव अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहले अलग अलग थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कावेरी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो स्थित है कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी भी उद्गमित होती है कर्नाटक से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और इसी नदी के पास जो अभ्यारण्य है वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वो कर्नाटक में है। आगे बात करते हैं, हेमिस नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है और लद्दाख में स्थित है। जम्मू कश्मीर पहले था, बन गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख में मारखा में हेमिस नेशनल पार्क स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब ये क्वेश्चन है कि सन 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस राज्य में रही है? तो मतलब जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए 2001 में और 2011 में बात करें, यहाँ मान लीजिए 100 जनसंख्या थी, यहाँ हो गई 109, तो 9 बढ़ गई, तो दर क्या होगी? दर मतलब जितनी बढ़ी उसका परसेंटेज निकालना है, तो 9 बढ़ी, कितने में बढ़ी? 100 में। ठीक, इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा दर। तो ये सबसे ज्यादा वृद्धि दर मेघालय में थी और ये वृद्धि दर लगभग थी 27.9% थी। ठीक, और ऋणात्मक वृद्धि इसकी रही है, नागालैंड की जनसंख्या घटी थी, बढ़ी नहीं थी, है ना। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और उसके राज्य सुमेलित हैं? तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लोकटक झील सही है, उदय सागर झील आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये राजस्थान में है। ठीक, डीडवाना भी गलत है, ये भी राजस्थान में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ये भी गलत। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यह झील में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है केबुल लैमजाओ। केबुल लैमजाओ ये नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, ये तैरता नेशनल पार्क है, आपको दिखेगा ऐसे कि तैर रहा है, तो विश्व में एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कहलाता है। इसके चारों तरफ जल है, झील है और बीच में नेशनल पार्क स्थित है, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये तैर रहा है। ठीक, तो विश्व में एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो ऐसा प्रतीत होता है, दिखता है। आगे बढ़ते हैं, किस वर्षा को जनांकीय विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 1921 की जनगणना को वर्षा विभाजक के रूप में माना जाता है। जो 1911 की जनगणना हुई थी और 1921 में हुई थी, तो चूंकि हमारे देश में 1881 में 10 की जनगणना की शुरुआत हुई है, 1881 से लगातार 10-10 साल में जनगणना हो रही है। अभी 2020-21 में कोरोना के कारण नहीं हो पाई जनगणना। ठीक, और जो 1911 से 1921 की बीच जनगणना हुई थी 10 साल की, इसमें 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध रहा और अकाल पड़ा, प्लेग बीमारी आई। इस कारण बीमारियों से, युद्ध से जनसंख्या भारत की घट गई थी और यह घटने वाली जनसंख्या की मात्रा लाखों में थी, इसीलिए इसको जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जाना गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, भारत का शिशु लिंगानुपात कितना था? तो भारत का शिशु लिंगानुपात 2011 में कितना था? तो 919 था और 2001 की बात करें तो 2001 में 927 था, 8 घट गया। इस क्षेत्र में हमने प्रगति नहीं की और ये स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के द्वारा अधिकतम वर्षा होती है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा किस क्षेत्र में वर्षा होती है सबसे ज्यादा? कोरोमंडल तट पे, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में, मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र में, पश्चिम हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। चेरापूंजी यही है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत, इसीलिए भारत सरकार वहां बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है और विकास को बढ़ावा दे रही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो एससी। अनुसूचित जाति का मतलब क्या होता है? एससी। सबसे ज्यादा कहाँ है? पंजाब में है।
पंजाब में लगभग 70% के आसपास एससी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रथम राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो दूसरे स्थान पर और न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद आता है मिजोरम का, जहां केवल 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। थारू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में पाई जाती है, हालांकि चंपारण बिहार में भी पाई जाती है, नेपाल की तराई में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ मुख्य रूप से उत्तराखंड में। और थारू जनजाति के समक्ष एक तथ्य है कि यह दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा है। गोवा एक छोटा राज्य है, तो यहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, लगभग 62.2%। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। और ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या लगभग 90% है। ध्यान रखिएगा, यहाँ 10% नगरीय जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं। बुग्याल और पयार क्या है? बुग्याल और पयार जो है घास के मैदान है, और यह नामकरण कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक, और यही घास के मैदान जब कश्मीर के क्षेत्र में जाने जाते हैं उनको कहते हैं मर्ग, जैसे गुलमर्ग, ठीक, सोनमर्ग। आगे बात करते हैं। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में किस नदी पर बनाई गई है? तो जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी में बगलिहार प्रोजेक्ट परियोजना जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। ध्यान रखेंगे, ये चिनाब नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है ना। आगे बढ़ते हैं। डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो दोस्तों डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है गोवा में है। ठीक, और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और यही ये एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे। डाबोलिम एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हर फसल के लिए कोई ना कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। भारत में वह रिसर्च इंस्टीट्यूट आलू के क्षेत्र में कहाँ है? तो आलू के क्षेत्र में है शिमला में। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान कहाँ है? तो ग्वालियर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ है? ग्वालियर में है। और भारत में कहाँ है? शिमला में है। आगे बात करते हैं। कौन सा अंतःस्थलीय मछली उत्पादन में राज्य प्रथम स्थान पर है? तो अंतःस्थलीय का मतलब क्या होता है? अंतःस्थलीय का मतलब होता है जैसे भारत देश है, तो देश के अंतर्गत, स्थल भाग के अंतर्गत मतलब देश के अंदर ही कोई राज्य जैसे झील से, नदी से, तालाब से, इनसे ज्यादा मछली बनाए, उत्पादन कराए, उसको हम क्या कहेंगे? अंतःस्थलीय मछली उत्पादन। और यह यदि जैसे इधर सागर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ से मछली ज्यादा उत्पादन किया जाए, मछली को पकड़ा जाए, उसको बेचा जाए, उसको व्यापार किया जाए, उसको हम कहेंगे सागरीय उत्पादन। तो ये जो पूछा गया है अंतःस्थलीय मछली उत्पादन में, इसमें प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश। और गुजरात यदि पूछे तो ये सागरीय मछली उत्पादन के रूप में फेमस है, पहला स्थान है। सागरीय मछली मतलब इसके अरब सागर पास में है, खंबात की खाड़ी भी है, कच्छ की खाड़ी है, वहां से मछली खुद उत्पादन किया जाता है, तो वहां से होगा गुजरात, अंतःस्थलीय में होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कौन सा एक दलहनी फसल नहीं है? तो दलहनी फसल कौन सी नहीं है? लोबिया है, अरहर है, अरहर को तुअर भी कहते हैं, चना है, मूंगफली नहीं है। मूंगफली कैसी फसल है? तिलहन फसल है, मूंगफली से तेल निकाला जाता है। आगे बात करते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों ये जो भूगोल में हम दर्रा शब्द, पासेस शब्द पढ़ते हैं, मान लीजिए दो पहाड़ हैं ऐसे, ठीक, और ये पहाड़ी श्रृंखला ऐसे लगातार जा रही है, तो इसका जो ये बीच वाला क्षेत्र, यहां से अगर हमारा रास्ता हो, आने जाने का हम रास्ता बना लें, तो इसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, दर्रा या पासेस। ठीक है, तो ये जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है, और यहीं से भारत और तिब्बत के बीच, चीन के बीच व्यापार होता रहा है। भारत चीन युद्ध के बाद इसको रोक दिया गया था, हालांकि अब फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी के सबसे भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा, ठीक, 8.13%। और यदि
तत्व पूछे, भूपर्पटी में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन तत्व पूछे तो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, यदि धातु पूछे तो एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। और गोविंद सागर झील जो है भाखड़ा नांगल बांध में, भाखड़ा नांगल बांध जो बनाया गया है सतलज नदी पर, और यह सतलज नदी पर बनाया गया है पंजाब, हरियाणा, ठीक, और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मध्य बना है भाखड़ा नांगल बांध, और यही गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यू आकार की घाटी कहां पाई जाती है, तो यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। यू आकार की घाटी कहां पाई जाएगी, हिमानी क्षेत्र में पाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये यू आकार की घाटी हिमानी में अपर्दन से बनी आकृति होती है, और भी आकार की घाटी जो है नदी अपर्दन से बनती है। ठीक है, भी आकार की घाटी नदी अपर्दन से, और हिमानी अपर्दन से कौन सी बनती है, यू आकार की घाटी। बस इतना अंतर ध्यान रखें, हिमानी यू और भी नदी। ये बहुत डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, धौलगिरी पर्वत श्रृंखला किस हिमालय का भाग है, तो धौलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है ये नेपाल हिमालय का भाग है। यही कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलगिरी ये पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, तो नेपाल हिमालय का भाग है। और नेपाल हिमालय कहाँ है, तिस्ता नदी से लेकर काली गंगा नदी, जिसको हम शारदा भी कहते हैं, इसके नदी बीच का जो भाग है, प्रादेशिक विभाजन है, उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। सत्यमंगल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, और यह टाइगर यानी बाघ रिजर्व क्षेत्र है। बाघ रिजर्व परियोजना भारत में 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, टाइगर को बचाने के लिए 1 अप्रैल 1973 को भारत में कैलाश सांखला एक पर्यावरण जो विद्वान थे, बुद्धिजीवी थे, कार्यकर्ता थे, उनके प्रयासों से ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया भारत सरकार द्वारा, और उसी में से 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व है भारत में, उसी में से तमिलनाडु में भी एक टाइगर रिजर्व है। ठीक, आगे बात करें, पक्के टाइगर उद्यान कहाँ स्थित है, तो पक्के टाइगर उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में और क्या है, और इसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क भी है। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, और यही पक्के टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व यानी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं, वन सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा है। मैंग्रोव वन क्या होता है, मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्रों में वन वनस्पति पाई जाती है, और उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है, तो पूछ रहा है रिपोर्ट में बढ़ा कहाँ है, यानी बढ़ा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा बढ़ा है कर्नाटक में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो ठीक है, इन तीनों क्षेत्र में बढ़ा है, सबसे ज्यादा बढ़ा है उड़ीसा में 8%, महाराष्ट्र में 4%, कर्नाटक में 3%। इन ध्यान रखिएगा इन तीनों एरिया को। और टोटल कितना बढ़ा है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 17% यह एरिया बढ़ा है। ठीक, तो ये डेटा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है, तो दोस्तों भारत का जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय इसका नाम क्यों रखा गया है, प्रायद्वीपीय ऐसी भूमि को कहा जाता है जो 3 तरफ से जल से घिरी हो। ठीक है, और यहाँ जो राज्य हैं, यहाँ जो इसके किनारे राज्य हैं, उन राज्यों को हम क्या कहेंगे, तटीय राज्य कहेंगे, और ये जो तट सीमा होगी उसको हम क्या कहेंगे, तट रेखा कहेंगे। तो सबसे ज्यादा लंबा समुद्र तट किसका है, तो गुजरात का है, गुजरात का, क्योंकि गुजरात में ये जो खंभात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी के अलावा यहाँ खंभात की खाड़ी है, फिर अरब सागर है। तो ये टोटल जो लंबाई है यहाँ तट की, इसको 1200 किलोमीटर मापा गया है, 1200 किलोमीटर प्लस है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, गुजरात, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वैसे 9 राज्य समुद्र तट में है, 9 समुद्री तट में राज्य में स्पर्श करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वन आवरण में वृद्धि करने वाला शेष राज्य कौन सा है, तो वन आवरण में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लगभग
40 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में वृद्धि हुई है और ये आंध्र प्रदेश सर्वाधिक वृद्धि किया है। हालांकि सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लाल चंदन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो लाल चंदन का वृक्ष एक स्थानिक वृक्ष है जो प्रमुख रूप से पूर्वी घाट में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा ये भारत है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसका ये पश्चिमी वाला क्षेत्र, ये पश्चिमी घाट पर्वत है और इधर पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, ये पूर्वी घाट पर्वत कटा फटा है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में लाल चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, पूर्वी घाट इसको कहते हैं। आगे बात करते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदी है और जिसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक में है। कहाँ है ये? कर्नाटक में है। कई नदियों का उद्गम भारत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भूटान की सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है जहां से भूटान की सीमा नहीं लगती है, बताएं? तो वह राज्य है मेघालय। ठीक, हमारा जो ये पूर्वांचल का हिस्सा है, ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का, यहाँ जो सीमा है ये है सिक्किम, ये है भूटान। तो भूटान में यहाँ मेघालय है और ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है और ये पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पास असम हो गया, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया सिक्किम और ये हो गया पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग। इसको चिकन नेक कहते हैं। लगभग 17 किलोमीटर एरिया है। ठीक, यदि ये क्षेत्र ना होता तो इससे हमारा संपर्क टूट गया होता और भारत, चीन जो है इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाना चाहता रहा है। तो इस प्रकार से मेघालय जो है बांग्लादेश से संपर्क में है लेकिन भूटान से संपर्क में नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करता है, असम भी करता है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र भी करता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु की एक जगह है और तमिलनाडु में कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान क्या होता है? गन्ना प्रजनन संस्थान का मतलब गन्ना की कई सारी वैरायटी, उसकी किस्में, उनमें रिसर्च किया जाता है और विकास किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? असत्य कौन सा है? तो बताएं इसमें से असत्य कौन सा है? तो पराम्बीकुलम अभ्यारण्य केरल, भगवान महावीर उद्यान, मधुमलई अभ्यारण्य, इनमें से कौन सा? क्योंकि ये दक्षिण भारत के हैं तो थोड़ा सा नाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ध्यान रखें ये है केरल में, भगवान महावीर के नाम से गोवा में, मधुमलई अभ्यारण्य तमिलनाडु में, सही है। वेदांत गल अभ्यारण्य ये गलत है, ये उड़ीसा में नहीं है, तमिलनाडु में है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच यह रेखा 1914 में निर्धारित की गई थी और 1962 के भारत युद्ध में के बाद भी इस रेखा पर विचार किया गया, लेकिन भारत इस रेखा को मानता है लेकिन चीन इसको नहीं मानता। लेकिन यह जो रेखा है अरुणाचल प्रदेश में यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, इसको नाम दिया गया है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उष्ण दबाव का क्षेत्र बन जाता है और उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मानसून गर्त। मानसून गर्त क्या होता है? तो आपको हमने बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब हवाएं चलेंगी और यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वायु जो है हल्की होकर ऊपर चली जाएगी और वहां बादल के रूप में भले बन जाए, लेकिन यहाँ जो एरिया है यहाँ पास टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा, निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और हवाएं जितना निम्न दाब होगा उतना तीव्र गति से प्रवाहित होंगी। तो यहाँ मानसून गर्त बन जाएगा, मतलब मानसून को खींचने का स्थान बन जाएगा और मानसून की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश कौन सा है? तो थोरियम क्या है? थोरियम खनिज है और इसका प्रयोग रेडियोधर्मी क्षेत्र में इसमें परमाणु खनिज के रूप में भी किया जाता है। तो निर्माता देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा होता है भारत में, और भारत में कहाँ सबसे ज्यादा भंडार है? केरल में। तो ध्यान रखिएगा केरल में है इसका ज्यादा भंडार और ये विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये 100वां प्रश्न और
इसकी सीरीज यहीं कंप्लीट होती है। ये सारे प्रश्न भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित थे, विश्व भूगोल की भौतिक विशेषताओं से संबंधित थे और मध्य प्रदेश की भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। इस प्रकार से हमने इसकी विस्तृत चर्चा करी और आगामी वीडियो में भी हम आपसे लेकर फिर से एक नई सीरीज, नई कड़ी के रूप में नए विषय के और टॉपिक के साथ आएंगे। आप अपनी तैयारी को बूस्टर डोज के साथ हमसे जुड़ें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। इसके अलावा हमारी एकेडमी द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका आधिकारिक लाभ उठा सके। आप इन प्रश्नों के डिटेल को समझते हुए आप आपका कोई सुझाव देना चाहते हैं, दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।